2012 में जो महिंद्रा भारत की एसयूवी मार्केट में 56% मार्केट शेयर होल्ड करता था, वो गिरते गिरते 2021 तक 14.66% में आ गया। और उस समय भारत की जो पैसेंजर व्हीकल मार्केट है उसमें यूटिलिटी व्हीकल्स की टोटल शेयर 39% की थी। लेकिन उसके बाद महिंद्रा ने कुछ ऐसे प्रिसाइज डिसीजंस लिए जिसके चलते महिंद्रा ने 2025 तक यूटिलिटी व्हीकल्स की 19.71% मार्केट शेयर अपने कब्जे में ले ली आउट ऑफ 65%। और आज स्पेशली डी सेगमेंट में महिंद्रा इंडिया के अंदर डोमिनेट कर रहा है। पर सवाल यह है कि जो कंपनी 2010 से 2019 तक 13 गाड़ियां लॉन्च करके 10 फ्लॉप कर बैठी, ससांगयोंग जैसे डूबता हुआ कंपनीज को खरीदने के चलते 3200 करोड़ का लॉस कर बैठा, वो महिंद्रा आज इतनी खतरनाक ग्रोथ कैसे कर पा रहा है? कैसे इनके स्कॉर्पियो और एक्सयूवी 700 ने आधे से ज्यादा डी सेगमेंट मार्केट को अपने कब्जे में कर रखा है, और कैसे इन्होंने अपनी फेलियर को टैकल किया है? आज हम महिंद्रा की फेलियर से लेकर डी सेगमेंट मार्केट को डोमिनेट करने के सारे रीजंस को खोद कर निकालेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमें 2010 से 2020 की डिकेड को समझना होगा। देखो, 2010 से 2020 की जो डिकेड था वो महिंद्रा के लिए एक क्लियर डाउनफॉल फेज रहा है, और ये डाउनफॉल एक्चुअली उनकी पोर स्ट्रेटेजीज के चलते हुई थी। उस समय मार्केट में महिंद्रा अपनी रगड एसयूवीज जैसे स्कॉर्पियो और बुलेरो के लिए नोन थी, लेकिन इन्होंने मल्टीपल ब्रांड्स को चैलेंज किया और सिडान्स, हैच, क्रॉसओवर, एमपीवी हर सेगमेंट में एंट्री की। जैसे 2011 में इन्होंने मारुति सुजुकी डिजायर की मार्केट में घुसने की कोशिश की, और उस चक्कर में इन्होंने बनाया एक गाड़ी वेरितो जो डिजायर के आगे गलत तरीके से पिट गया, और ये गाड़ी कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट था रेनो लोगन की। इवन उससे पहले 2009 में ये एक और गाड़ी लॉन्च किया था जाइलो, जिसको महिंद्रा ने इनोवा के अगेंस्ट में उतारा था, और वो भी कुछ खास नहीं कर पाया। हालांकि पहले 3 सालों में 1 लाख यूनिट्स बिक चुका था इसका, लेकिन धीरे धीरे ये गाड़ी फ्लॉप हो गई। उसके बाद महिंद्रा ने 2013 से लेकर 2020 के अराउंड केवी 100, न्यूबो स्पोर्ट, क्यूवी 300 जैसे 10 से 12 कार्स लॉन्च किए, जिनमें से एक्सयूवी 500, स्कॉर्पियो फेसलिफ्ट और एक्सयूवी 300 ने अच्छी परफॉर्म की मार्केट में। और बाकी जितने भी कार्स थे वो सब के सब फ्लॉप हो, क्योंकि इनके डिजाइन बहुत भद्दे थे, इंजन उतनी स्मूथ नहीं थी, फिट एंड फिनिश और आफ्टर सेल सपोर्ट में ये लैग कर रहे थे। एंड जो कार्स थे लाइक केवी 100, न्यूबो स्पोर्ट, वेरितो वाइब, वो कंफ्यूज प्रोडक्ट थे। उन्हें देखने के बाद पता ही नहीं चलता था कि ये एसयूवी है या हैचबैक है या फिर कुछ और ऊपर से ग्लोबल एक्विजिशंस ने महिंद्रा की सिचुएशन और खराब कर दिए थे। जैसे ससांगयोंग नाम की जो कोरियन कार कंपनी है, शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे। इस कंपनी को 2011 में महिंद्रा ने एक्वायर किया था ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ में, और ये जो कंपनी थी ये उस समय डूबने की कगार में थी। लेकिन इतने हैवी इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी प्रॉफिट नहीं आया, और उन्होंने जो रीबेच प्रोडक्ट लॉन्च किया था इंडेवर और फॉर्च्यूनर के अगेंस्ट अल्टोरस G4 नाम से, उससे भी मार्केट में कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए। और 2020 में जब उन्होंने ससांगयोंग को सेल किया तो महिंद्रा ने खुद 32,000 करोड़ की नेट लॉस बुक किया। इवन महिंद्रा ने पिनिफेरिना जो एक इलेक्ट्रिक हाइपर कार बनाती है उसको भी खरीदा 2015 में, और साथ ही पॉर्शे मोटरसाइकिल डिवीजन को भी एक्वायर किया। हालांकि पिनिफेरिना वाले डिसीजन सही निकला, कंपनी हिट हुई जो आज भी इनके पास ही है, पर पॉर्शे मोटरसाइकिल की 80% स्टेक्स इनको 2023 में सोल्ड करना पड़ा बिकॉज ऑफ लॉसेस। और इसके चलते अल्टीमेटली महिंद्रा एक ऐसी फेज में आ गया जहां वो ना मास मार्केट लीडर था ना ही प्रीमियम एसयूवी किंग। एक्सयूवी 500, स्कॉर्पियो, बुलेरो बिक तो रही थी, लेकिन कंपनी अपनी फाइनेंशियल्स और आइडेंटिटी दोनों क्राइसिस से गुजर रही थी। लेकिन कोविड से पहले 2020 की स्टार्टिंग में इनको रियलाइज हुआ कि भैया प्रॉब्लम मार्केट या कंपटीशन में नहीं बल्कि हमारी खुद की डायरेक्शन में। और इस रियलाइजेशन के बाद अनिश शाह और राजेश जेजुरीकर को 2020 में महिंद्रा की टॉप लीडरशिप में लाया गया, और फिर यहीं से महिंद्रा की अच्छे दिन आने शुरू हुए। इन्होंने सबसे पहले स्टेप लिया कैपिटल एलोकेशन डिसिप्लिन का, जहां क्लियरली बोला गया कि अगर कोई बिजनेस 18% रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट नहीं करता है तो उसका एग्जिस्टेंस जस्टिफाई नहीं है। और इस डिसीजन के अंडर महिंद्रा ने ससांगयोंग मोटर कंपनी जैसी इमोशनल और हाई इन्वेस्टमेंट वेंचर को एग्जिट कर दिया, और साथ में 15 से ज्यादा लॉस मेकिंग बिजनेस बंद या तो सेल कर दिए। लेकिन चेंजेस तब आया जब इनकी लीडरशिप ने अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को दोबारा डिफाइन करने की डिसीजन लिया। देखो, महिंद्रा की नए लीडर्स जानते थे कि महिंद्रा का डीएनए मारुति या हुंडई जैसी मास मार्केट अर्बन ब्रांड बनना नहीं है, बल्कि एक ऐसी ब्रांड बनना है जो ऑथेंटिक एसयूवीज के लिए जाना जाए। ऐसी गाड़ियां जो सिर्फ दिखती ही नहीं बल्कि फील भी पावरफुल हो, रगड भी हो और एडवेंचर रेडी भी हो। और इसीलिए महिंद्रा ने सिडान्स, हैचबैक्स और क्रॉसओवर्स बनाना बंद किया, और सबसे पहले हर प्रोडक्ट को एक क्लियर पर्पस के साथ डेवलप किया, जैसे या तो वो हार्डकोर एसयूवी होगा या लाइफस्टाइल प्रोडक्ट होगा, लेकिन सबको खुश करने वाली गाड़ी नहीं हो। महिंद्रा की इस ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा पावरफुल पिलर था उनका इंजन सोवर्निटी वाला मूव। देखो, पहले महिंद्रा लार्जली पॉर्शे, रेनो
या फिएट जैसी पार्टनर्स के इंजन्स पर डिपेंड करता था, जिससे परफॉर्मेंस, ट्यूनिंग, कॉस्ट स्ट्रक्चर और डिफरेंशिएशन सब कॉम्प्रोमाइज होते थे। लेकिन उन्होंने 2007 में ही अपनी खुद की इन हाउस डीजल इंजन 2.2 लीटर एमहॉक लॉन्च कर दिया स्कॉर्पियो में। और इस इंजन को डेवलप करने में महिंद्रा ने एवीएल से मदद लिया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी इंजन डिजाइन और कंसल्टिंग फर्म है। उसके बाद एमहॉक 2.2 लीटर की सेकंड जनरेशन को इन्होंने एक्सयूवी 500 के अंदर इस्तेमाल किया और इस सेकंड जनरेशन के अंदर वेरिएबल जियोमेट्री टर्बोचार्जर लगाया गया, जिससे टर्बो लेग एफिशिएंट हुई, लो एंड टॉर्क बढ़ी, माइलेज इंक्रीज हुई और पोल्यूशन भी कंट्रोल हुई। लेकिन महिंद्रा यहाँ पर रुका नहीं। उसके बाद उन्होंने 2021 में महिंद्रा एक्सयूवी 700 के साथ एमहॉक 2.2 लीटर डीजल इंजन की थर्ड जनरेशन को निकाला BS6 के अंदर। ये इंजन ऑल एल्यूमिनियम बिल्ड थी, इसको और ज्यादा रिफाइन किए गए थे सेकंड जेन से, ट्यूनिंग अच्छी की गई थी, NVH पर काम किए गए थे, जिसके चलते इसने डी सेगमेंट के अंदर जितने भी अदर डीजल इंजन वाली कार बैठे हुए थे सबके मार्केट हड़पना चालू कर दिया। और साथ में इन्होंने एक और बॉम्ब गिराया पेट्रोल एसयूवी सेगमेंट में, जहां टाटा ह्युंडई के मिड साइज एसयूवीज 140 से लेकर 160 HP के बीच में स्ट्रगल कर रही थी, वहीं महिंद्रा ने एक्सयूवी 700 और स्कॉर्पियो एन में 200 HP और 380 न्यूटन मीटर का रॉ पावर देकर एक बेंचमार्क सेट कर दिया। और इन्हीं एम स्टैलियन इंजन ने ही पेट्रोल एसयूवी मतलब स्लो गाड़ी वाले माइंडसेट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया इंडिया में। आज एक्सयूवी 3XO में आने वाला 1.2 लीटर TGDI एम स्टैलियन इंजन अपनी सेगमेंट का सबसे पावरफुल इंजन है। और ऐसा नहीं है कि वो आदम जमाने वाली ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, ये इंजन बहुत ज्यादा रिफाइन और रिलायबल है। महिंद्रा ने इन इंजन्स की डेवलपमेंट के साथ साथ ये भी ध्यान में रखा कि उनके अराउंड 95% कंपोनेंट्स इंडिया में ही सोर्स हो, जिससे कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रॉन्ग रहे और ग्लोबल सप्लाई चेन पर डिपेंडेंट ना होनी पड़े। लेकिन देखो, इंजन चाहे आपके पास कितनी भी अच्छी हो, अगर आपके प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी और प्लानिंग ठीक से नहीं है तो आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे। और महिंद्रा ने इन इंजन्स के बाद सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किया इन्हीं चीजों में। देखो, 2020 से पहले इनकी स्कॉर्पियो, बुलेरो और एक्सयूवी 500 अच्छे खासे पॉपुलर थे, पर BS6 नॉर्म्स के बाद डीजल इंजन्स को लेकर एमिशन नॉर्म्स इतना स्ट्रिक्ट हुआ कि कुछ कंपनीज बोरिया बिस्तर लेकर इंडिया से निकल गया। किसी ने अपनी डीजल इंजन्स की साइज छोटी कर दी है और कुछ ब्रांड्स ने तो डीजल इंजन्स बनाना ही बंद कर दिया, जिसमें से एक सुजुकी भी था। लेकिन महिंद्रा ने इस गैप का फायदा उठाया और उन्होंने एमिशन नॉर्म्स मीट किया बिना पावर फिगर्स में कॉम्प्रोमाइज किए, जिससे इनको मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में एक एडवांटेज मिल गया। और फिर इन्होंने सबसे पहले एक्सयूवी 500 की पॉपुलैरिटी की लेवरेज ली और लॉन्च कर दिया एक्सयूवी 700। फिर ऐसे ही इन्होंने स्कॉर्पियो का नाम उठाया और निकाल दिया स्कॉर्पियो एन। फिर उसके बाद बुलेरो का नाम लिया और ट्यूवी 300 हटाकर बुलेरो नियो रख दिया, जिससे इनकी पुरानी लीगेसी भी मेंटेन हुई और कार भी बिकना चालू हो गया। उसके बाद इनकी लीडरशिप ने महिंद्रा थार, जो एक प्योर ऑफ-रोडर कार था, उसको मॉडर्न स्टाइल में लॉन्च किया और इसको मार्केटिंग किया एज ए लाइफस्टाइल व्हीकल, जिससे ये गाड़ी लॉन्च होते ही मार्केट में स्पेशली कंटेंट क्रिएटर के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। और आज महिंद्रा की डी सेगमेंट एसयूवीज की क्रेज इतना ज्यादा है कि ये स्कॉर्पियो 14K से 15K, थार रॉक्स की 8K से 10K और एक्सयूवी 700 की 9K से 10K एवरेज हर महीने सेल करते हैं। और इसके पीछे एक कारण इनके प्राइसेस भी है। महिंद्रा की जितने भी डी सेगमेंट वाली कार्स है, इनकी प्राइस सी सेगमेंट में आने वाली कार्स की मिड वेरिएंट या उससे थोड़ी ऊपर की वेरिएंट्स की प्राइस पर मिलने लगता है। और महिंद्रा ने ऑप्शंस भी दे रखा है, जैसे अगर आपको फ्रंट व्हील ड्राइव कार चाहिए पेट्रोल या डीजल में तो भी मिल जाएगा। अगर आपको रियर व्हील ड्राइव या 4x4 वाली कार चाहिए विद लैडर फ्रेम चेसिस विद पेट्रोल एंड डीजल इंजन तो वो भी आपको मिल जाएगा। अब देखो, महिंद्रा ने ये डी सेगमेंट वाली मार्केट को इसलिए भी कैप्चर कर पाया क्योंकि इनके लीडर्स को पता था कि इंडियंस को अपने घर के आगे बड़ी गाड़ी दिखाना पसंद है। थार की भले ही यूज केस ना हो इनकी, फिर भी थार को ये लोग लेंगे बिकॉज इसकी रोड प्रेजेंस बहुत बढ़िया है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो महिंद्रा का कमबैक किसी भी एक सिंगल प्रोडक्ट के चलते नहीं हुआ। महिंद्रा ने कमबैक के लिए लेयर बाय लेयर कनेक्शन किया, जिसके लिए इनके लीडरशिप ने बहुत मेहनत की और इनको क्रेडिट मिलना ही चाहिए। चाहे वो आइडेंटिटी क्राइसिस हो, ग्लोबल डिस्ट्रैक्शन हो, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी हो या कॉस्ट इनएफिशिएंसी, हर चीज पर उन्होंने स्टेप बाय स्टेप वर्क किया, जिससे वो आज इंडिया की एक क्लियर एसयूवी स्पेशलिस्ट बन गए हैं और आगे भी वो ऐसे ही परफॉर्म करते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।